नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम की जो डेट है वो बहुत नज़दीक है। आप लोग प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच मैं हिंदी के लिए आपके शानदार प्रश्न लेकर आया हूँ। तो तैयार हैं सभी लोग? तो चलिएगा देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा है प्यारे साथियों, संत सिंगा की भाषा क्या थी? तो संत सिंगा जी साथियों मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से आते हैं, यानी खरगोन खंडवा क्षेत्र से आते हैं। इसीलिए बच्चे इनकी जो बोली है उसका नाम निमाड़ी था। तो आंसर क्या हो जाएगा? निमाड़ी आप लगा देना। ठीक है, तो इसका जो आंसर प्रॉपर आपको लगाना है वो निमाड़ी लगा देंगे। तो मैं यहाँ पर जो आंसर दे रहा हूँ वो निमाड़ी दे रहा हूँ, वो निमाड़ी हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, चलो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है या किस विभाग के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है: ए राजभाषा विभाग, बी उच्चतर शिक्षा विभाग, सी विधायक विभाग या डी साहित्य विभाग। तो याद रखना बच्चे, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो है वो राजभाषा विभाग के तहत कार्य करता है। तो आंसर इसका भी ए लगा देना। ठीक है, आंसर इसका भी बच्चे क्या लगा देना? ए लगा देना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है बच्चे, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, देखो क्या कह रहा है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जिसका विकास शोर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चे कि शोर सैनी अपभ्रंश से जो विकास हुआ था वो 5 बोलियों का हुआ था। 5 बोलियों का हुआ था। ठीक है, और वो 5 बोलियां कौन कौन सी थी? तो वो 5 बोलियां थी आपके सबसे पहले आप खड़ी बोली, फिर उसके बाद ब्रजभाषा, फिर हरियाणवी, फिर कन्नौजी और बुंदेली। तो आप यहाँ देख सकते हो कि बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है, ब्रजभाषा भी है, लेकिन बघेली बोली नहीं है, क्योंकि ये शोरसैनी अपभ्रंश से आती ही नहीं है। ये आती है पूर्वी हिंदी से और अर्धमागधी से, है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चे वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। लिखा हुआ है, अगला प्रश्न भी बड़ा शानदार है। लिखा हुआ है अचल द्रग हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अचल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। अचल द्रग होते उठते चंचल, यानी अचल का मतलब होता है ऐसे पैर, ऐसी आंखें जो देखने, अचल मतलब जो चल नहीं सकती, ऐसे द्रग हो उठते चंचल, वो चंचल हो रहे हैं। चपल पग मतलब जो चलने वाले पग हैं वो क्या हो जाते अब चल, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो याद रखना यहाँ पर विरोधाभास अलंकार कहलाता है। तो आंसर क्या लगा देना? ऑप्शन सी लगा देना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं बच्चे। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, 5वां प्रश्न है और इसमें भी अलंकार पूछा है आपसे। अति कटु बचन कहत के कई, मानहु लौन जरे पर दे। मतलब लोन अलग शब्द है, इसमें इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया है। इस प्रकार से होना चाहिए था, लोन अलग होना चाहिए था और जरे अलग होना चाहिए था, तभी इसका अर्थ निकलेगा। ऐसे लिखने पर इसका अर्थ नहीं निकलेगा। लोन का मतलब होता है नमक। लोन का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? नमक। और जरे का मतलब होता है जलना, है ना। तो अति कटु, इतने कठिन के कई ने वचन कहे, इतने कटु वचन कहे जैसे किसी ने घाव पर या जलते हुए पर नमक छिड़क दिया हो। बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे तो कौन सा अलंकार है? तो यहाँ मानहु शब्द लिखा हुआ है और हम ये जानते हैं भली भांति कि मानहु शब्द जहाँ लिखा हो, है ना, मानहु शब्द जहाँ लिखा हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये सबको पता होना चाहिए था। चलिए, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। छठवां प्रश्न जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, छठवां प्रश्न भी बड़ा शानदार है। देखिए छठवें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, जो तुम्हारो अनुशासन पाबू, कंडुक एवं ब्रह्मांड उठाबू, कांचो घट डारो फूरी, रोक मेर मूसल जिम तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ रस पूछ लिया है। प्यारे साथियों, जब भी अगर ऐसा कोई आप उदाहरण देखें, जो तुम्हारा अनुशासन पाबू, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाबू, कांचो घट डारो फोरी, सकल मेरु मूसक जिमतोरी। तो यहाँ पर बच्चे अगर इस प्रकार का उदाहरण आता है तो इसमें क्रोध, लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और इस भाव में ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इसका बी लगा देना। 7वां प्रश्न साथियों मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, देख लीजिएगा एक बार। 7वां प्रश्न कह रहा है, अनुभाव के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों? तो अनुभाव के मैं आपको बता दूं कि अनुभाव के वास्तविकता में 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। लेकिन जब भी अगर ऑप्शन दिया जाए तो फिर आपको 2 बताने हैं और 2 कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आपको सात्विक और मानसिक तो एक ही होता है, तो यहाँ आप कायक और सात्विक लगाएंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लिखा हुआ है, घनाक्षरी छंद कैसा है? तो मैं आपको बता दूं कि जो घनाक्षरी छंद है प्यारे साथियों, वो जो है वो एक वार्णिक छंद होता है। तो आंसर इसका ऑप्शन बी लगा देना।
घनाक्षरी जो है एक वाणिक छंद है जिसमें गणना वर्णों से होती है। अगला प्रश्न भी बड़ा मजेदार है, सितारे हिंद के नाम से हम किसे जानते हैं, या किस लेखक का उपनाम जो है वो सितारे हिंद है। तो मैं आपको बता दूं कि राजा शिव प्रसाद सिंह को हम सब लोग सितारे हिंद के नाम से जानते भी हैं और मानते भी हैं। तो बच्चे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सिंह, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है बच्चे? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। ये भी बड़ा शानदार प्रश्न है। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं? ब्रह्म पत्रिका के, सरस्वती पत्रिका के, विशाल भारत पत्रिका के, या हिंदी प्रदीप पत्रिका के? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और इसके संपादक ये 1903 में बने। और ये भी प्रश्न आ जाता है कि यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह पत्रिका जो है वो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। क्लियर है? तो चले 11वां प्रश्न बच्चे आपके सामने रख रहा हूँ। और 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? क्या ये कहानी है, या नाटक है, एकांकी है, या उपन्यास है? बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? क्या ये कहानी है, कोई नाटक है, एकांकी है? तो अमूमन वैसे तो मनु भंडारी उपन्यास लिखती हैं, लेकिन बच्चे ये जो है वो एक कहानी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? राणा प्रताप, हरिओद, या श्याम नारायण पांडे, या सोहन लाल द्विवेदी जी? तो मैं आपको बता दूं कि इस खंड काव्य को लिखने वाले जो लेखक थे उनका नाम है श्याम नारायण पांडे। 12वां प्रश्न के बाद 13वां प्रश्न आपके सामने है। लिखा हुआ है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित खंड का संज्ञा भेद बताना है। आपको ये बताना है कि स्वतंत्रता जो शब्द है वो कैसी संज्ञा है, जातिवाचक है, गुणवाचक, भाववाचक, या व्यक्तिवाचक? तो मैं बता दूं कि स्वतंत्रता शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है, और ता प्रत्यय जैसे वीरता भाववाचक संज्ञा हो जाती है ना। तो ऐसे ही तो बच्चे ये क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी जिस चीज को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञाओं में रखते हैं। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपको ये बताना है। दुख, गरिमा, लेख और स्पर्श। तो दुख हुआ, तो दुख तो पुल्लिंग हो गया, गरिमा स्त्रीलिंग शब्द है, लेखक और स्पर्श भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो साथियों इसका आंसर आप लोग बी लगा देंगे। 15वां प्रश्न करके दिखाइएगा। 15वां प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। बताओ जरा। चाचा का चाची होता है, बहन का भाई, भैंसा का भैंस, लेकिन कोयल का हिंदी भाषा में कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता, यानी चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, कोयल शब्द ही रहता है, ये परिवर्तित नहीं होता है। अगला, चाकू का बहुवचन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, चाकुएं, चाकुओं, या चाकू, या चाकू? तो बच्चे याद रखना है, चाकू सदैव एक साथ आता है, तो ना तो ये मतलब बदलता नहीं है एक वचन और बहुवचन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी एकदम सही है साथियों। क्लियर है? तो 16वें प्रश्न का आंसर आप सभी का भी क्या होना चाहिए था बच्चे, डी होना चाहिए था। 17वें प्रश्न की अगर मैं बात करता हूं, तो 17वां प्रश्न लिखा हुआ है, माँ का लड़का कहाँ है? माँ का लड़का कहाँ है? उद्देश्य का विस्तार भेद आपको बताना है इसमें। तो सबसे पहले उद्देश्य का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? माँ का लड़का कहाँ है। किसके बारे में पूछ रहा गया है? कहाँ है, कौन? लड़का। तो लड़का यहाँ क्या है? उद्देश्य है। और विस्तार भेद क्या है? माँ का। विस्तार भेद क्या है? माँ का। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें जो विस्तार भेद है माँ का, ये क्या है? यहाँ पर माँ का क्या है? तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें विस्तार भेद जो है वो संबंध कारक दर्शा रहा है। देखो संबंध दिखा रहा है माँ का, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें संबंध कारक है विशेष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम सर्वमान नहीं होता, सर्वनाम होता है? सर्वनाम ना बनना चाहिए था, मां बनना चाहिए था, का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को घड़ी दूंगा। तो यहाँ पर अशुद्ध प्रयोग हुआ है, मैं तुझे घड़ी दूंगा, ये हो सकता है मैं, ऐसे हम कर सकते हैं इसको, मैं तुझे घड़ी दूंगा, इस प्रकार तो हो सकता है, मैं तेरे को नहीं। तो यहाँ पर बच्चे सबसे बड़ी जो गलती है वो यही है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो मैं तेरे को नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, यही इसमें गलती है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी लगा देना। 19वें प्रश्न का आंसर देखिए क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। बच्चे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का मतलब होता है जहां क्रिया में कहीं ना कहीं
बात हो कम ज़्यादा की या मतलब कोई भी चीज़ हो नाप तोल की, तो अब भली भांति में तो है नहीं है, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा, वह अंदर भी नहीं है, अभी अभी में भी नहीं है, यानी वह बहुत थक गया है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न शब्दों में से कौन सा विशेषण है? विशेषण पूछा है तो क्रोधी तो नहीं है, क्रोध होता है, सॉरी, क्रोध होता है, जैसे क्रोधी मनुष्य, बिल्कुल विशेषण कौन सा विशेषण है? तो चुनौती, राही, राही शब्द और कंटक शब्द और क्रोधी शब्द। तो क्रोध का विशेषण क्रोधी हो जाएगा, है ना, क्रोधी ई लगने से विशेषण बन गया। देखो क्रोध भाववाचक संज्ञा होती है और क्रोधी मनुष्य, क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी इंसान और क्रोधी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो आंसर क्या लगा देना? ए लगा देना, है ना। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे, एक बार देख लीजिएगा, लिखा हुआ है चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रियाएं हैं? ये मुख्य क्रियाएं हैं, सहायक सहायक क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया होती हैं? तो चलना फिरना और दौड़ना ये तीनों ऐसी क्रियाएं हैं प्यारे साथियों, जो क्रियाएं कर्ता के द्वारा हो सकती हैं, इसके लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। और जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होगी वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसलिए तीनों की तीनों क्रियाएं जो है वो अकर्मक क्रियाएं हैं। 22वां प्रश्न लिखा हुआ है बच्चे, नाम धातु क्रिया क्या कहलाती है? संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं, सर्वनाम से बनने वाली क्रियाएं, सहायक क्रियाएं या धातु से बनने वाली क्रियाएं। तो मैं बता दूं, ऐसी संज्ञाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं तो वह नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हाथ से हथियाना, लाज से लजाना, शर्म से शर्माना, गर्भ से गर्माना, है ना। 23वां प्रश्न देखिए क्या लिखा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य का मतलब होता है बच्चे जहां भाव की प्रधानता हो। धूप में चला नहीं जाता, आंसर आपको सीधा सीधा मिल गया, डी लगा देना। 24वां प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताओ एक बार। निम्न में से आपसे पूछा है अव्यय कौन सा है? कृष्णा, तो बच्चे ये तो नाम है तो संज्ञा हो गई। जापान एक देश का नाम है तो ये भी संज्ञा हो गई। उत्तर एक दिशा का नाम है तो ये भी संज्ञा हो गई। ये तीनों की तीनों संज्ञाएं हैं, ये तीनों की तीनों संज्ञाएं हैं प्यारे साथियों। फिर आपके पास आंसर क्या बचता है? फिर आपके पास जो आंसर बचता है वो बनता है ऑप्शन बी। ठीक, ये एक अव्यय पद है। 25वां प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है भरोसे में, भरोसे में शब्द को कौन सा रूप है? भरोसे किस में आता है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है? तो हमने मान के चलिए भरोसे शब्द लिखा है, आपसे कहा ना मैं भरोसे में था या आपने मुझ पे भरोसा किया, है ना। तो भरोसे शब्द लिखा है, भरोसे में, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, है ना। तो यहाँ आप देख सकते हो भरोसे से जीतना या भरोसे से करना, तो यहाँ पर बच्चे ये शब्द है थोड़ा सा चेंज कर दिया है इन्होंने। इसका बच्चे जो आंसर है वो एक बार आपको देखना, मैं देख के बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे लगता है कहीं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इस प्रश्न में। तो इस प्रश्न को मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। 26वां प्रश्न देखते हैं बच्चे, वह आया हो वाक्य की पहचान करें। तो वह आया हो, यहाँ पर हो भी आ गया है, और वह आया हो संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, है ना। तो वह आया हो लिखा हुआ है तो याद रखना यहाँ पर ये जो है वो संदिग्ध वर्तमान हो जाता है ना, वह आया हो। 26 के बाद 27वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? सामान्य भूतकाल में नॉर्मल बात होती है, जैसे शायद तो नहीं आएगा, अभी अभी आएगा नहीं, वह कुछ समय पहले वर्षा हुई थी आएगा नहीं। सामान्य भूतकाल में नॉर्मल से बड़ी की मात्रा या बढ़िया का डंडा आता है तो वर्षा हुई, बात खत्म। 28वां प्रश्न जैसे कि बच्चे आपके सामने लिखा है, हमारे समाज में धन का वह महत्व नहीं जो व्यवहार का है, वाक्य का भेद बताना है। तो बच्चे जो लगा हुआ है और जो जिस वाक्य में आ जाए वहां मिश्र वाक्य होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। 29वां प्रश्न जैसे कि आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। अब वापस और लौटे दोनों ही शब्द एक साथ आए हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, यहाँ पर भी वापस और लौटे दोनों बार आ गया है तो ये भी गलत है। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, तो यहाँ पर भी वापस और लौटे ये दोनों ही चीजें गलत है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, आंसर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वें प्रश्न का आंसर देखते हैं बच्चे क्या लिखा हुआ है, नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या करना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, तीखा खाना, तो बढ़ा चढ़ाकर कहना, नमक मिर्च लगाकर कहना। अगला है बच्चे कलम तोड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सही लिखना, अच्छा लिखना, ज्यादा लिखना या बेकार करना? नहीं बच्चे, अच्छा लिखना क्या कहलाता है? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है।
अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला आपको शब्द बताना है। आपसे पूछ लिया है स्वयं सेवक किसे कहते हैं, तो बच्चे स्वयं सेवक कहते हैं जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करे, उसको स्वयं सेवक कहा जाता है। तो जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करे, आंसर सी लगा देना, उसे हम स्वयं सेवक कहते हैं। 33वां प्रश्न है, लिखा है उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। उपकृत किसे कहते हैं, जिससे उपकार हुआ हो, नहीं, जिसने उपकार किया हो, जो उपकार न मानता हो, या जिस पर उपकार किया गया हो। तो जिस पर उपकार किया गया है वो उपकृत कहलाता है। जिंदगी में कौन सा जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो मैं आपको बता दूं इसमें गी प्रत्यय होता है ना, जिंदगी में गी प्रत्यय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जैसे दीवानगी, धड़ाक में प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें आक प्रत्यय होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपसे पूछ लिया है निर्देशक चिन्ह कौन सा है। आपसे पूछ लिया है बेटा निर्देशक चिन्ह कौन सा है। निर्देशक चिन्ह वैसे तो ये वाला होता है, तो इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, तभी इसका आंसर डी हो जाता। ठीक है, तो 36वें प्रश्न का आंसर डी। सा का उच्चारण तालु से होता है, सबको पता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद कीजिए। तो मूलतः इसमें जो शब्द होता है वो सतधन शास्त्र होता है, सतधन शास्त्र होता है, और ऐसा लिखा हुआ है सतधन शास्त्र ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी के अलावा इसमें कोई भी सही नहीं है। सतधन शास्त्र से ही शास्त्र बनता है, व्यंजन संधि का एक नियम है जो इसमें लगा हुआ है। 39वां प्रश्न आपके सामने है बच्चे, लिखा हुआ है निर्धन में कौन सी संधि है। तो निर्धन में मुद्दा है व्यंजन संधि, सॉरी विसर्ग संधि होती है, क्योंकि यह शब्द जो है वो निर्धन धन से बनता है, और इसमें बच्चे कौन सी होती है, व्यंजन विसर्ग संधि होती है। 40वां प्रश्न आपके सामने है, अकाल पीड़ित में समास कौन सा है। तो तत्पुरुष समास होता है, अकाल से जो पीड़ित है यानी उसमें विग्रह आ गया, सा लग गया, से। निम्न में से द्वंद्व समास कौन सा है बताना है। तो द्वंद्व समास का मतलब होता है जिसके दोनों पद प्रधान हो, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न लिखा है, बलि का अनेकार्थी नहीं है। तो बलि का अनेकार्थी, बहुत सारे अर्थ होते हैं बलि के, जिसमें से आपका जो बलि का अर्थ होता है बलिदान भी होता है, उपहार भी होता है, लेकिन बलि का अर्थ कर नहीं होता, तो आंसर क्या लगा देना, सी लगा देना। 43वां प्रश्न है, लिखा है निम्न में से देश शब्दों का चयन करना है। पशु देशज शब्द नहीं होता, पुस्तक भी नहीं होता, पैतृक भी नहीं होता, लेकिन जूता शब्द देशज होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आराम से लगा सकते हैं। 44वां प्रश्न देखो, इनमें से तत्सम शब्द बताना है कौन सा, अढ़ाई, मोर, बैन और चतवारी। तो इसमें से आंसर ए सही है, चतवारी शब्द का मतलब होता है चार, और यही आपका आंसर है। अढ़ाई का मतलब ढाई होता है, ये नहीं है, मोर भी नहीं है, मयूर से बना है, और बैन भी नहीं है। 45वां प्रश्न है, शुद्ध वृत्ति बतानी है, ऋषि कैसे लिखते हैं। तो शुद्ध ऋषि ऐसे लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो 45वें प्रश्न का आंसर आप लोग बी टिक करेंगे। 46वें प्रश्न का आंसर आप लोग क्या टिक करेंगे बच्चे। प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। प्रादेशिक, प्रादेशिक सही लिखा है, माधुर्य सही लिखा है, और व्याप्त सही लिखा है, लेकिन प्रामाणिक कैसे नहीं लिखे थे, प्रामाणिक ऐसे लिखा जाता है। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। पाश्चात्य शब्द का विलोम पौर्वात्य होता है, और पौर्वात्य नहीं लिखा होगा तो पौरस्त्य भी सही हो जाता है, उसी को पौर्वात्य कहते हैं। 48वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा गलत युग्म है। कीर्ति का अपकीर्ति विलोम सही है, संश्लेषण का विश्लेषण भी सही है, भौतिक का आध्यात्मिक भी, और उत्तम का अधम होता है। तो यहाँ पर अधम होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो आंसर डी गलत है। 49वां प्रश्न में, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से गलत क्या है। क्रोध को रोष भी बोलते हैं, अमर्ष भी बोलते हैं, और कोप भी बोलते हैं, स्वत्व नहीं बोलते, ध्यान रखना। 50वां प्रश्न है बच्चे, रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो रतिपति किसे कहते हैं, कामदेव को कहते हैं, और कामदेव के पर्यायवाची इनमें से कौन से हैं। निशाचर नहीं है, जगदीश नहीं है, अलकापुरी नहीं है, लेकिन पंचसर जो है वो काम का पर्यायवाची है, रतिपति भी कामदेव का पर्यायवाची है। तो बच्चे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये थे बच्चे आज के प्रश्न, जो कि यहीं समाप्त होते हैं। आशा है कि आपने इन 50 प्रश्नों का डीएनए किया, 50 प्रश्न आपने बहुत फास्टली पढ़े हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, यहाँ तक के लिए यहीं रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद बच्चों।